हाँ, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड। तो कई बार आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे जिसमें जो साइड चेन होगी वो सिंपल नहीं होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी, वो कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैसे फिर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ठीक, देखो इसमें जैसे सबसे पहले बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से हम लोग चलेंगे। इससे पहले मैं लेता हूँ एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, सपोज ये कंपाउंड है और इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप सबसे पहले तो चेन सेलेक्ट करेंगे, है ना। और चेन इसमें एक पॉसिबिलिटी है, ये स्ट्रेट चेन है ना। और इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं अगर हम लोग देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आ रहे हैं, है ना। मतलब ये 9 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी चेन वैसे तो मिल रही है, अगर उनको देखें, जैसे मान लो कोई कहेगा कि मैं ये चेन लेना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में चेन की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। इसमें 8 कार्बन की चेन ही मिल पा रही है, वैसे 9 मिल रही थी, अब 8 ही मिल पा रही है, हाँ ना। और अगर कोई कहेगा ये वाली चेन लेंगे तो ये और कम और शॉर्टर हो जाएगी, तो ये तो और 6 कार्बन की होगी। तो अच्छा, इस कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है कि हम लोग घाटे का सौदा कर दें, मतलब कि कम कार्बन वाली चेन ले। जब मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, है ना। सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन ही हमारी मेन चेन होती है उस सिचुएशन में। तो हमें ये जो स्ट्रेट चेन है इसे ही अपनी मेन चेन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन हमारी मेन चेन का पार्ट हो जाएगा, है ना। बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं हो यस जाएगा। सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मेन चेन हमारी हो गई ये स्ट्रेट चेन। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं होगा, एक बेसिक बात है। अब इसमें जब मेन चेन चलो हमने ले लिया है इसको, मेन चेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गई मेन चेन। ठीक है, अब इसमें साइड चेन को अगर हम लोग देखें, है ना, मेन चेन को ना देख के अगर हम लोग साइड चेन को देखें, तो साइड चेन हमारा ये है, देखो ये है साइड चेन। ठीक है, तो ये साइड चेन है और इसका नाम लिखें क्या। यहाँ पे हमें थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये इसको क्या बोले। इसमें वैसे तो 1 2 3 कार्बन है, तो क्या इसको प्रोपिल बोलना ठीक रहेगा, क्या इसको प्रोपिल बोल सकते हैं। नो सर। ती- नो सर। है नो ना, सर। तो इसको प्रोपिल बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोपिल हम लोग इसको बोलते थे, याद करो, प्रोपिल जब 3 कार्बन इस तरह से स्ट्रेट मैनर में कनेक्ट हो जाए, CH2 CH2 CH3, इसको हम लोग प्रोपिल बोलते थे, है ना। अगर 3 कार्बन डायरेक्टली ऐसे लीनियरली कनेक्ट होते जाए तब तो उसको प्रोपिल बोलने में कोई बुराई नहीं। लेकिन ये प्रोपिल नहीं है, क्योंकि ये तीनों कार्बन स्ट्रेट मैनर में कनेक्ट नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये जो साइड चेन है, साइड चेन के अंदर भी साइड चेन बन रही है ना। जैसे देखो, तो ये हमारी साइड चेन है, तो इसके अंदर भी एक मेथिल की साइड चेन है। तो साइड चेन के अंदर साइड चेन को ब्रांचिंग बोलते हैं, कि साइड चेन में जब ब्रांचिंग होने लगे, जब हमारी साइड चेन में ब्रांचिंग सी दिखने लगे, है ना। बोलो भाई, कि इस कार्बन से एक साइड चेन निकल रही है और बीच बीच में ब्रांचे भी बनने लगे, है ना, एक कम से कम एक ब्रांच भी बनने लगे, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। मतलब इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग थ्योरी में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना। इसमें मेन चेन ये हो गई, ठीक है, इसमें मेन चेन से साइड चेन के अंदर फिर साइड चेन बन रही है ना, साइड चेन के अंदर साइड चेन जब भी बनने लगे, इस तरह का कोई भी एल्किल दिखने लगे तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब उसको नेम लिखने का एक तरीका होता है, इसको नेम लिखने का एक मेथड होता है कि वो पूरे इसमें इस क्वेश्चन में हमें समस्या बस यही फेस करने को मिल रही है कि इसका नाम कैसे लिखे, ये थोड़ा सा नहीं हम लोग को समझ में आ रहा है ना, इसी में हम लोग उलझ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इतने पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिंपल में बता रहा हूँ कि देखो इसको मैं अलग कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें समस्या इसी को लिखने में हो रही थी ना, तो जिसको जिसको लिखने में मुझे, जिसका नाम लिखने में मुझे समस्या हो रही थी, मैंने उतने पार्ट को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, बोलो भाई, अब इसका हम लोग इत्मीनान से नाम लिखेंगे, इतने पार्ट का अलग से। ठीक है, देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए देखो ये एक आप सोचो कि केवल यही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ये छोटा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केवल इतने का ही नाम मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जो हमारी मेन चेन होगी, नंबरिंग तो हम लोग मेन चेन में करते हैं, 1 2 3 4 वाली जो नंबरिंग होती है ये हम लोग मेन चेन में करेंगे, और ये हम लोग राइट साइड से करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर से ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है साइड चेन, इधर से करते तो बहुत काफी दूर पहुंच जाता है वो। तो ये तो 1 2 3 वाली जो नंबरिंग है वो मेन चेन में या पेरेंट चेन में करेंगे, लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट जब कॉम्प्लेक्स होता है तो एक नंबरिंग हमें सब्स्टिट्यूएंट में भी करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में। ठीक है, और इसको हम लोग को डैश नंबरिंग बोलते हैं कि देखो मेन नंबरिंग 1 2 3 वाली तो इसमें कर दी, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक छोटी सी चेन सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम लोग एक छोटी सी चेन सेलेक्ट करेंगे। इस साइड चेन का नाम लिखने के लिए एक हमने 2 कार्बन की क्या सेलेक्ट कर ली, एक इसमें हमने चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और इसको दे दिया 1 डैश और इसको दे दिया 2 डैश। ठीक है, अच्छा 1 डैश 2 डैश ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अलग से नेम लिखने के लिए उसमें हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। अच्छा 1 डैश किसको देना है ये भी समझ लीजिए कि 1 डैश किसको देंगे, 1 डैश हमेशा उस कार्बन को देंगे जो कार्बन साइड चेन का, जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, है ना। आप देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका कौन सा कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है ना, यही वाला तो है ना, ये वाला यस सर। है ना, ये Yes, डायरेक्टली sir. बॉन्डेड है। तो इसी को मैंने देखो 1 डैश दिया है। ठीक है, ये कंपलसरी होता है जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग नेम लिखेंगे, तो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो उसी को 1 डैश देंगे, और फिर उस तरफ चले जाओ जिधर कार्बन ज्यादा मिल रहे हो। तो देखो आप चाहे इधर भी आओगे तब भी 2 ही कार्बन मिलेंगे, या कोई बच्चा कहेगा सर मैं 1 डैश दे के इधर आना चाहता हूँ तब भी आपको 2 ही कार्बन मिलेंगे। तो एक तरह से सिमेट्री है कि 1 डैश दे के 2 डैश इसको दे दिया मैंने, ये वाली चेन ले ली। या कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं 1 डैश इसको दे के 2 डैश इसको दूंगा तो भी उसको 2 ही कार्बन की चेन मिलेगी, है ना बेटा, तो वो सिमेट्री टाइप का केस है। तो ये वाली मैंने मेन चेन ले ली। अब देखो इसका अगर केवल इतने का ही मुझसे बोला जाए कि केवल इतने का ही आईयूपीएसी नेम लिख दो, तो केवल इतने का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखूंगा, देखो इसमें भी देखो 1 डैश कार्बन पे एक मेथिल की क्या आ गई साइड चेन, तो पहले मैं लिखूंगा 1 डैश मेथिल, केवल इतने इतने का ही आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूँ, है ना, इस एल्किल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूँ। तो 1 डैश मेथिल, और इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन। हाँ तो एथ। अब ये बताओ कि यहाँ पे लास्ट में एन लगाएं कि वाई एल इल लगाएं, क्या लगाएं, बाय YL. हाँ वाई एल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन के एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, ये इस समय एल्किल के फॉर्म में है। तो एन नहीं लगाएंगे, एन तो तब लगाते कि जब ये वैलेंसी फ्री ना होती,
यहाँ एक हाइड्रोजन होता तब तो एन लगा देते, है ना, लेकिन ये एल्किल ग्रुप है, ये इसलिए मुझे वाई लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल एथिल, है ना। इस इतने का क्या नाम हो गया, ये जो इसी को मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया 1 मेथिल एथिल। और अब हम लोग वापस लौट आएंगे इस कंपाउंड का नाम लिखते समय। अब देखेंगे कि ये जो 1 मेथिल एथिल है, ये पूरा 1 मेथिल एथिल, ये मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, तो मेन चेन के 4th कार्बन से कनेक्टेड है ना। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख देंगे, पहले लिखेंगे 4। अच्छा, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वीआईपी ट्रीटमेंट मतलब उसको उसके नाम को एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिखते हैं। तो 4 1 मेथिल एथिल, है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिखो। और ये 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा 1 मेथिल एथिल ये 4th कार्बन से कनेक्टेड है, मेन चेन की 4th कार्बन से ये कनेक्टेड है। तो 4 1 मेथिल एथिल। अब इसके बाद और कोई है ही नहीं सब्स्टिट्यूएंट, तो सीधे रूट वर्ड लिख दो। 9 कार्बन की चेन है तो नोन, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, नोन एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया इस कंपाउंड। हाँ बताओ बेटा। तो अगर दो दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो सर हम लोग इसमें भी लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल हो या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सर फिर उसको लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसका कैसे होगा तब? हाँ, अगर मान लो कि जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करके लिखेंगे, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स हो गया, और प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, मतलब कोई सीनियर जूनियर होता नहीं, तो फिर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करें। सर इसमें 1 को स्किप कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, अब जैसे ये बात आपने अच्छा पूछ दिया, जैसे यहाँ पे 1 एक ऐसा नंबर है कि ना भी लिखे ना तो वो अंडरस्टूड है ना। 1 एक ऐसा नंबर है कि उसको मेन नंबरिंग हो या साइड चेन की नंबरिंग से भी 1 को हटाया जा सकता है, तो इसमें हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा आपका नाम, है ना। केवल मेथिल एथिल भी लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा, है ना, लेकिन 1 के अलावा कोई नंबर हो तो मत हटाना। सर 2 डैश को 2 लिख। नहीं, 1 के अलावा जैसे 2 है 3 है तो नहीं हटाना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, डैश को हटा सकते हैं। हाँ, 1 को हटा सकते हैं, 1 नंबर अंडरस्टूड होता है, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, है ना। सर एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, और सर यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के 4 हैं, CnH2n है। नहीं, आप पूरे को देखो ना, ये एल्किल तो पूरा है ना। अगर आप जनरल फॉर्मूला लगाओ तो पूरे के लगाओ। C3H कितने हैं, देखो 3 3 6 1 7। हाँ, तो अब ये देखो मैच कर रहा है, CnH2n+1 से मैच कर रहा है ना। ओके सर। क्योंकि ये एल्किल तो पूरा मिला के इतना है ना। एल्काइल ग्रुप तो पूरा ही है वो। तो ठीक है, एक अच्छा मैं देता हूं आपको, बताइए, इसको इसको करिए। जैसे अच्छा, यही चीज साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकता है, मतलब यही सिचुएशन आपको साइक्लिक कंपाउंड में भी देखने को मिल सकती है ना। जैसे ये है, इसमें ठीक है, जैसे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। ये साइक्लिक कंपाउंड है बस। सर 1 पे मिथाइल इथाइल से। हाँ, 1 एथाइल मेथाइल एथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। यस। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। जैसे ये
साइकिल जो है, ये साइकिल, यहाँ पे साइकिल हमारी मेन चेन हो जाएगी, पेरेंट चेन, ठीक है, क्योंकि साइकिल में कार्बन 6 मिल रहे हैं। अगर कोई साइड चेन को मेन चेन लेगा तो गलत हो जाएगा, कोई साइड चेन में 2 ही कार्बन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी मेन चेन हो गई साइकिल। अब इतना पार्ट जो ये है, अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, शॉर्ट मेथड इसको बोलते हैं। जब भी आपको वाई जैसा बनता दिखे साइड चेन में, है ना, मतलब कभी किसी कंपाउंड की साइड चेन में वाई जैसा सब्स्टिट्यूएंट दिखे, है ना, बॉन्ड लाइन जैसे वाई बनता दिख रहा है ये, तो ये वाई जो Yes, sir. होता है, ये वाई यही होता है। अगर आप इसी को देखो तो ये वाई ही है ना, देखो आप उसको ध्यान से, ये वाई ही Yes, है ना। sir. और अब वाई का नाम आपने क्या लिख दिया, 1 मेथिल एथिल। तो इसको मतलब एज ए ट्रिक आप समझ सकते हो कि वाई कहीं दिख जाए साइड चेन में तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको, इसका नाम हो जाता है, क्योंकि इसमें ये वाली वैलेंसी फ्री वाली वैलेंसी है, ऐसे समझो, ये वाले को डैश 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 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैलेंसी मेन चेन से कनेक्टेड होगी। तो इसको बोल देते हैं 1 मेथिल एथिल, ये इसी को बोल देते हैं। या 1 हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल मेथिल एथिल भी बोल सकते हो। तो इस यहाँ पे आप देखो तो वाई बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको लिख दो आप 1। अच्छा, मेन चेन के फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है तो 1, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 मेथिल एथिल। और वो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मेथिल 1 को हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा ही लिखूंगा, लेकिन आप लोग हटाना चाहो तो हटा देना, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 1 सर डैश 1 मेथिल एथिल साइक्लोहेक्सेन, सर ठीक। यहाँ पे हाँ सर यहाँ पे जो ये सब्स्टिट्यूशन चेन है सर, ये तो 1 से कनेक्टेड है, तो ये क्या, ये जो चेन है सब्स्टिट्यूएंट सर, क्या उसको भी हमें ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा सर? हाँ, ये क्योंकि है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। ये तो अगर 1 जैसे हटा भी देंगे ना तो भी ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए उसको, है ना। सर हम्म। सर अगर मान लीजिए साइकिल में जो है, अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देते, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फिर डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड, डबल, अच्छा। है ना, फिर तो सीन ही चेंज हो जाता है। फिर तो जैसे मान लो डबल बॉन्ड यहाँ होता तो मुझे फिर ये साइड चेन को ही मेन चेन मान के चलना पड़ता, फिर तो मुझे रिंग को साइड चेन मानना पड़ता वहां पे, है ना। हाँ, तो सर ठीक है, जो ये इसमें बात समझ में आई। हाँ हाँ, बताओ बेटा। सर इसमें जो 1 लिखा है सर, एक तो 1 मेथिल एथिल लिखा हुआ है और सर एक ब्रैकेट के बाहर भी 1 लिखा है, तो सर उसको भी स्किप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ नहीं लिखा है, मान लो जैसे ऐसे लिख के दे दिया तो मेथिल एथिल का मतलब हम लोग समझ जाएंगे, अच्छा वाई टाइप का कुछ जोड़ रहा होगा, ठीक है। और ये कहीं भी जोड़ दो 1 कार्बन पे, जब उसने नंबर नहीं बोला तो आप कहीं भी जोड़ दो, नंबरिंग फिर वहीं से हो जाएगी, है ना। तो वो ऑटोमेटिक यस 1 पे ही कनेक्टेड होगा, वो एक तरह से अंडरस्टूड ही हो जाएगा, ठीक है। सर तो उसका नेमिंग कैसे लिखेंगे अगर सब्स्टिट्यूएंट में डबल चेन हो जाएगा तो? डबल चेन मतलब, सर डबल बॉन्ड अगर हो जाएगा, तो चेन में अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो उसकी नेमिंग क्या होगी सर? अगर इस क्वेश्चन में ये जो सब्स्टिट्यूएंट चेन अभी है उसमें एक कॉम्प्लेक्स सॉरी डबल बॉन्ड आ जाए तो सर उसका क्या होगा सर, नेमिंग क्या होगी उसकी? हाँ वही तो मैं बता रहा था, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आप लगा दो तो फिर तो पुराना रूल लगेगा ना कि फिर डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन को मेन चेन लेना पड़ेगा। ओके सर। फिर आप समझ रहे क्या होगा, फिर आपको वो जो 3 कार्बन की साइड चेन है ना, इसको मेन चेन मानना पड़ेगा, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। और ये रिंग पूरी क्या हो जाएगी, साइड चेन हो जाएगी उस केस में, है ना। और रिंग को पहले लिखना पड़ेगा मुझे, तब मैं लिखूंगा 2 साइक्लोहेक्स, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ इसी का नाम, है ना, जैसे आपका कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे कोई। जैसे आपका कहना कि डबल बॉन्ड आ जाए साइड चेन में,
तो अगर डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पे कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। अब हमारी मेन चेन रिंग नहीं रह जाएगी, है ना, रिंग हमारी साइड चेन हो जाएगी। ठीक है, मेन चेन हमारा ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो साइड चेन है ये मेन चेन का पार्ट हो जाएगा, और रिंग हमारी साइड चेन हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्सिल। इसको क्या लिख देंगे एज ए साइड चेन, ये तो सिंपल साइक्लोहेक्सिल हो जाएगा। और मेन चेन में अब वापस लौट आओ, मेन चेन में 3 कार्बन है टोटल, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रो। हाँ, और 1 इन, 1 ना भी लगाओ सीधे प्रोपीन लिख दो तो भी सही है। ठीक है, फिर तो ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। सर ब्रैकेट में लिख गया? नहीं, इसको क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, ये कोई Okay, sir. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी ना। Yes, sir. जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो साइड चेन के अंदर, देखो साइड चेन आए तो ब्रैकेट लगाएंगे, Okay, है sir. ना। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे इसी में एक, चलो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि अब देखो धीरे धीरे जब रूल्स आप समझते जा रहे हो तो फिर उसमें कुछ भी चेंज करोगे उसका आईयूपीएसी नेम आप खुद ही लिख डालोगे, है ना। जैसे एक मेथिल मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने मेथिल यहाँ लगा दिया। अब आपसे आपको बोला मैंने कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले तो आपने मेन चेन सेलेक्ट कर ली, मेन चेन आपको डबल बॉन्ड वाली ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना, डबल बॉन्ड कंटेनिंग चेन को ही मेन चेन मानना पड़ेगा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना, एक ही दादाजी है, उनको तो नाराज नहीं करना है। ठीक है, तो उनको तो लेके चलना ही पड़ेगा, है ना। अब आपकी ये साइड चेन हो गई। अब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन दिख रही है आपको, देखो साइड चेन Yes. साइकिल है, उसके अंदर भी साइड चेन मतलब मेथिल लग गई। तो अब आप यहाँ डैश वाला रूल लगा सकते हो कि आप क्या करो, डैश सिस्टम से नंबरिंग कर दो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूप ले लिया। अब केवल इतने पार्ट का नाम पहले लिख देंगे। अब बताओ इतने पार्ट का नाम क्या लिखें। 3,5 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्साइल। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आपने केवल इतने पार्ट का नाम बता दिया, 3 डैश 5 डैश डाई मेथाइल, और ये साइक्लोहेक्सिल से अटैच्ड है तो साइक्लोहेक्सिल। ठीक है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो अब ब्रैकेट लगा दो और ये मेन चेन के किस कार्बन से अटैच्ड है वो नंबर लिख दो, है ना, मेन चेन के हाँ सेकंड कार्बन से कनेक्ट है तो इधर लिख दिया 2। ठीक है, बोलो भाई। अब मेन चेन में वापस लौट आओ, मेन चेन में 3 ही कार्बन है तो प्रोप इन, प्रोप 1 इन या 1 ना लिखो तो भी चलेगा, सीधे प्रोपीन लिख दो। हाँ, तो समझ में आ गया कि ब्रैकेट कब लगाना है। ठीक है, जब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन दिखने लगे तब ब्रैकेट लगाना है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. है ना, हाँ ये बात समझे। अब जैसे देखो मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और बता देता हूँ। जैसे देखो, जैसे आपने y को लिखना सीखा, अभी मैंने आपको y करके बताया कि ये y को, y का मतलब आप समझ गए कि यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेथिल एथिल, है ना, मेथिल एथिल। ठीक है, अच्छा, कई बार आपको ऐसे भोलेनाथ का त्रिशूल दिखाई देगा साइड चेन में ऐसे, और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, मतलब ऐसा कभी सब्स्टिट्यूएंट दिखने लगे। ठीक है, तो दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इक्विवेलेंट टू दिस, अगर इसको आप बैलेंस करोगे तो CH3 यहाँ एक कार्बन होगा, फिर एक CH3, फिर एक इसी कार्बन से फिर एक CH3, और ये मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो अगर मैं बोलूं कि केवल इतने का ही आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा, है ना, तो क्या करोगे बताओ। पहले इसमें एक चेन सेलेक्ट कर लो आगे आप, Yes.
है ना। इसमें चेन सिलेक्ट करते समय 3 कार्बन चेन में चाहिए। नहीं, 3 कार्बन में लेने में गड़बड़ हो जाएगा। रीजन क्या है कि तो 2 आप कार्बन। 2 ही कार्बन की चेन ले पाओगे, क्योंकि 1 डैश आपको इसी को देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 1 डैश उसी कार्बन को देना पड़ेगा जिसकी वैलेंसी फ्री है। अब अगर इसको 1 डैश दिया है तो आप इसको 2 दो, तब भी 2 कार्बन की चेन। आप इधर जाओगे तो भी 2 कार्बन की चेन, आप इधर जाओगे तो भी 2 कार्बन की चेन, है ना। मतलब कहने का मतलब इसमें 2 ही कार्बन की चेन मिलेगी आपको, 3 कार्बन की नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मेथिल एथिल, है ना। क्योंकि 1 डैश पे 2 मिथिल लग गए ना यहाँ पे। 1 डैश का 1 डैश डाई मेथिल एथिल। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो चेन हम तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। हाँ, वो तो तीनों में कोई भी लो, सिमेट्री बन गई ना यहाँ तो, कि इसको 1 डैश दे के आप इधर जाएंगे तो भी 2 ही कार्बन की चेन मिलेगी, है ना, साइड चेन के अंदर। और इसको 1 डैश दे के इस मेथिल को लेंगे मेन चेन में तो ही 2 कार्बन की चेन मिलेगी, या फिर इधर जाओगे तो भी 2 कार्बन की चेन मिलेगी। तो इसमें सिमेट्री है, कहीं भी जाओ 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, तो कोई भी चेन ले लो, यही नाम आएगा उसका। ठीक है, 1 डैश डाई मेथिल एथिल। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर एक बार फिर एक ये और connect जैसे वाई बनता हुआ दिख रहा है तो मेथिल एथिल, और इस तरह से एक पॉइंट पे 3 साइड चेन निकलती दिख रही है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको आप बोल देना 1 डैश 1 डैश, या यहाँ भी 1 डैश हटाने में कोई बुराई नहीं है, इसको सीधे डाई मेथिल एथिल भी बोल दिया जाता है ना। मतलब 1 डैश हटा भी दोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट डाई मेथिल एथिल भी लिख सकते हो। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सर Yes, इसमें sir. इथाइल Yes, कहाँ से yes, आता है? यस सर। बोलो भाई। आ गई सर। सर इसमें इथाइल कहाँ से आया ये बता दीजिए। हैं, हाँ कुछ कह रहे हो बेटा। सर ऊपर वाले एग्जाम्पल में इथाइल कहाँ से आया बता दीजिए। ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका हमें IUPAC नेम लिखने को बोला गया। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो, इसमें पहली तो बात तो मेन चेन कौन सी होगी, हाँ ये आप लोग ही बताओ मुझे, इसमें मेन चेन कौन सी है। Sir, straight chain. स्ट्रेट चेन। हाँ, इसमें मेन चेन कौन सी होगी, Straight chain. स्ट्रेट चेन है ना। हाँ, इसमें स्ट्रेट चेन ही मेन चेन बन पा रही क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन उसी में है ना। तो यही वाली जो जिगजैग वाली चेन दिख रही है ना, ये इसी को हमें मेन चेन लेना पड़ेगा। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो बताओ किधर से करें, राइट से लेफ्ट से। राइट। राइट साइड। राइट से, हाँ राइट से करने का ये फायदा होगा कि पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 पे पड़ जाएगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 6 पोजीशन पे, तो 4 + 6 10 आएगा। अगर कोई लेफ्ट से करेगा तो लोवेस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग सम ज्यादा आएगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट 7 और 5 12 आने लगा है ना। पहले राइट साइड से करना ही राइट रहेगा, है ना, क्योंकि सब सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो ये 2 बातें तो आपने बिल्कुल सही बता दी। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये वही है भोलेनाथ का त्रिशूल है, देखो ये देखो दिख रहा है। yes, तो इसको आप लोग याद ही रखो, देखो ये बहुत कॉमन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये कभी दिखे तो आप वैसे लिखोगे तो सर, आएगा वही, लेकिन इसका नाम याद ही कर लो।
सीधे डाई मेथिल एथिल लिख दो इसको। हाँ बोलो क्या क्या। सर ये वाला केस फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वो डिस्कनेक्ट कर गया था मैं। कौन सा, ये वाला भाई, ये अरे वाला महादेव बोल का त्रिशूल वाला। महादेव का त्रिशूल। देखो इसमें क्या है कि इसमें आप जब 1 डैश दोगे तो इसी कार्बन को दोगे, ये वाला जो कार्बन यस सर। है ना, क्योंकि यही कार्बन तो मेन चेन से कनेक्टेड है। जैसे ये वाला कार्बन यहाँ पे देखो तो ये वाला कार्बन, तो जैसे आप डैश सिस्टम लगाओगे तो 1 डैश इसी को दोगे, है ना। अब देखो 1 डैश देने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो 2 डैश या तो इस कार्बन को दोगे तो भी बेटा 2 ही कार्बन की चेन मिलेगी आपको, साइड चेन के अंदर बात कर रहा हूँ, है ना। या फिर इसी स्ट्रक्चर में देख लो कि 1 डैश इसको दे दिया और 2 डैश इसको दे दिया, तो आपने 2 कार्बन तो मेन चेन में ले लिए, है ना, और बाकी ये दोनों साइड चेन में आ गए। और साइड चेन को आपने पहले लिख दिया है ना, साइड चेन को पहले ही लिखते हैं हमेशा। तो 1 डैश डाई मेथिल, 1 कार्बन पे 2 मेथिल कनेक्टेड है, और टोटल देखें तो 2 ही कार्बन है हमारी मेन चेन में, तो रूट वर्ड क्या हो गया, एथ। और है तो ये पूरा एल्किल, है तो ये पूरा एल्किल, इसलिए YL और ऐड कर देंगे। तो 1 डैश डाई मेथिल एथिल, है ना, ये यहाँ हो जाएगा इसका, है ना। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी, इसका मतलब ये दोनों यही है 1 डैश डाई मेथिल एथिल, और ये भी 2 बार आ रहे हैं, ये भी क्या आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। तो यहाँ पे कैसे लिखें बताओ भाई, 4, 5 4 6 4,6 4,6 डाई 4,6 मिथिल एथिल डाई, हाँ फिर ब्रैकेट लगाएंगे, नेम ऑफ द डाई मिथिल एथिल हाँ डेकेन बिल्कुल, हाँ ब्रैकेट क्लोज फिर देखेंगे। तो ये इसका आईयूपीएसी में हो जाएगा 4,6 डाई, 2 बार है इसलिए डाई। अच्छा 1 डैश 1 हटाना तो हटा दो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, मैंने लिख दिया 1 डैश डाई मेथिल एथिल, ये इतने का नाम है, ये पूरे दोनों का नाम एक ही है, तो वही एक ही बार लिखा है, डाई मैंने पहले ही लगा दिया। और मेन चेन में 10 कार्बन है इसलिए देखिए, है ना, क्लियर हुई, हो गई ये बात सभी को। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ तो ये जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखने लगे तो फिर ऐसे ही हम लोग को नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में साइड चेन, अभी देखो अभी साइड चेन जो है हमारी साइड चेन, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है हर जगह, है ना। साइड चेन में हर जगह साइड चेन हमारी सैचुरेटेड है कहने का मतलब, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी होगा और साइड चेन अनसैचुरेटेड होगी, मतलब साइड चेन में डबल डबल बॉन्ड दिखने लगेगा, तो वहां पे फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो उसको भी समझ लीजिए आप लोग। सर एक और ऐसा ये एग्जांपल आप था, ये पिछली क्लास में सर आपने बताया था कि उसका नेमिंग आप बताएंगे सर, ऐसा हाँ एग्जांपल वो था। पिछले क्लास में आया होगा, तो मैंने यही बोला होगा कि अभी आगे बताऊंगा मैं इसको, है। देखो उसको बहुत सिंपल वे में समझना है आपको, बहुत सिंपल होता ही है, ठीक है। देखो जैसे कोई एल्केन होता है ना, बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से पकड़ेंगे चीजों को तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से समझिए, ठीक है। जैसे एल्केन होता है कोई, जैसे एल्केन में मैंने एथेन ले लिया, सिंपल, एथेन तो सभी लोग जानते ही, 2 कार्बन के एल्केन, CH2 CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये एथेन है। अब मैंने एल्केन, अच्छा ये तो सभी को याद ही होगा कि कोई भी एल्किल होता है तो एल्केन से अगर एक H हटा देते हैं हम लोग, H रिमूव कर लेते हैं तो एल्किल बन जाता है, एल्क प्लस YL, है ना, यही तो होता है। यस यस हाँ उसमें एन फिर नहीं लिखते हैं, कहने का मतलब एल्क लिखते हैं, एन डिलीट कर देते हैं, एन की जगह YL ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है एल्किल, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे एथेन है, एथेन का आप क्या करो, एक हाइड्रोजन हटा दो, ये वाला कोई भी हटा दो, राइट वाला हटा दो, लेफ्ट वाला हटा दो, वो सिमेट्री है, कोई भी हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा एथिल, एथ प्लस वाई एल, क्या बोलेंगे इसको, एथिल, है ना। ये तो सभी को समझ में आता ही है, एथिल। ऐसे ही प्रोपिल, Yes, sir. प्रोपेन प्रोपेन से प्रोपिल बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात है उसमें आते हैं कि एल्केन से एक एच हटाया तो एल्किल बनता है, लेकिन अगर एल्कीन से एक एच हटा ले, है ना, जैसे कोई एल्कीन है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है, और उसके डबली बॉन्डेड कार्बन का एच हटा दे, एल्कीन से एच हटा दे, तो क्या बनता है। तो उसका तरीका पहले से जनरल आप समझो कि पहले एल को तो लिखेंगे ही, लेकिन जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एच हटता है तो इन को हटाते नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एन को डिलीट ही कर दिया, कहने का मतलब एन की जगह मैंने सीधे वाईएल लिख दिया, है ना। लेकिन एल्कीन में ऐसा नहीं करते। एल्कीन में क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की आइडेंटिटी इन से ही होती, तो इन तो लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन एक हाइड्रोजन हटाने के बाद अब वो कन्वर्ट किस में हो गया, एल्काइल ग्रुप में, तो फिर आपको वाई एल तो ऐड करना पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि एक एच हटते ही वो एल्किल तो बन ही गया है। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, है sir. ना। तो उसको अब कैसे लिखेंगे, एल्क प्लस इन, इन इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जिंदाबाद है और उसकी आइडेंटिटी के लिए इन लिखना पड़ेगा, है ना। और एच हटने के बाद एल्किल बन गया तो वाई एल। अब तीनों को जोड़ के लिख देंगे, लेकिन जोड़ते समय वो वॉवेल और सेमी ये वॉवेल रिमूव हो जाएगा। हाँ, लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाई सेमी वॉवेल है, इन का ई हट जाएगा। तो इसको फिर लिखेंगे एल्क इनिल, एल्क इनिल। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एल्किनिल, एल्क इन इल, ठीक है। जैसे देखो समझो कि जैसे आपने 2 कार्बन की एल्कीन ले ली, 2 कार्बन की एल्कीन एथीन होती है, सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं कि एथीन का एक एच हटा दूं, कोई भी एच हटा दो, ये राइट हैंड साइड वाले कार्बन का एक एच हटा दो या लेफ्ट वाले का हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको जरा हटा दो भाई। अब कोई पूछे कि इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, अच्छा साइड चेन में अब ये कहीं जाके जुड़ आ जाए तो उसका क्या नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग, देखो इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो कि जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसको 1 डैश दे देना, इसको 2 डैश, ठीक है। अब देखो कोई साइड चेन तो है नहीं, तो सीधे एथ से नाम स्टार्ट होगा, रूट वर्ड से एथ, ठीक है। अब डबल बॉन्ड भी है, देखो 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लिख देना 1 डैश इन, ठीक है। और प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे, वाई एल। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. है यस ना। सर। अब देखो इसमें जो हटा सकते हो हटा दो, देखो 1 को लिखने कोई मतलब होता नहीं, हटा दो। अब इन का ई भी हटा दो, ये 2 चीजें तो हटा ही दो कम से कम, थोड़ा सा नाम सही लगेगा। तो ये बन जाएगा एथ इनिल, ये क्या बन जाएगा, एथनिल। मतलब ये कभी भी साइड चेन में आ जाएगा तो इसको फिर हम लोग एथनिल लिख दिया करेंगे, एथ इन इल। बोलो भाई, Yes, sir. है ना। अब जैसे मान लो कि अगर 3 कार्बन की एल्कीन होती, जरूरी तो है नहीं 2 ही कार्बन की एल्कीन मिले, 3 कार्बन की मिल सकती है, 4 कार्बन की भी मिल सकती है ना। और इसका एक एच हटा दिया गया, मान लो ये एज ए साइड चेन कहीं पे जुड़ी हुई है मेन चेन से, इतना पार्ट अगर साइड चेन के फॉर्म में कहीं पे कनेक्टेड है, तो इतने का नाम कैसे लिखेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा उस केस में। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 1 डैश इसी को दे दो जिसकी वैलेंसी फ्री है या जो मेन चेन से कनेक्टेड है। अब देखो इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं, पूरी ये पूरा मेन चेन में ही कनेक्ट हो गया पूरा, तो सीधे क्या लिखना, प्रोप 1 डैश इन प्लस वाई एल, वो इन का ई हट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सर हाँ बोलो। सर जस्ट हाँ एक सेकंड, वो एल्केन में एच हटने वाली स्लाइड दिखा दे। अच्छा अच्छा देखिए,
हाँ बस थैंक यू सर, देख लिया सर। एल्केन से एक एच हटता है तो एल्काइल बन जाता है, ऐसे एल्कीन से एक एच हटता है तो एल्क इन इल बन जाता है, एल्कनिल उसको बोल देते हैं, है ना। तो एथीन से एक एच हटाया तो एथनिल बन गया, प्रोपीन से एक एच हटाया तो प्रोप इनिल बन गया। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे आप फिर कार्बन जैसे बढ़ाते रहो, 3 की जगह 4 कार्बन ले लो, है ना। तो ऐसे और भी आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाएगा इसमें, ज्यादातर यही आपको मिल जाएंगे, एथेनिल, प्रोपेनिल। ठीक है, हाँ एक इसमें स्पेशल केस आपको बता देते हैं, एक इसमें स्पेशल केस देखो, एल्केन अगर आपको कभी ये दिख जाए CH2 और डबल बॉन्ड, ऐसा कभी केस दिख जाए, ये वाला पार्ट बाहर जा रहा हो, डबल बॉन्ड CH2, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इसके लिए 2 नेम सजेस्ट किए गए, या तो इसको मेथिलीन बोल दो, या तो इसको क्या बोल दिए, मेथिलीन, है ना, या फिर इसके लिए मेथिलिडीन भी बोला गया। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस और है कि अगर डबल बॉन्ड CH2 करके कहीं पे आ जाए तो इसको मेथिलीन या फिर इसको मेथिलिडीन भी लिख सकते हैं, मेथिलीन या मेथिलिडीन। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला अभी बताते हैं, देखो डबल बॉन्ड वाला हो गया, कंप्लीट हो गया डबल बॉन्ड वाला सारे केस। अब ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाते हैं, है ना। ये स्पेशल केस जरूर नोट कर लेना, ये कई बार आपको मिलेगा क्वेश्चन में। अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन की बात करते हैं, जैसे कोई एल्काइन है ना, अगर आप एल्काइन से एक एच हटा देंगे तो क्या बनेगा, तो भी कोई ना कोई एल्किली बनेगा। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, एल्क लिखेंगे प्लस YNE भी लिखेंगे और लास्ट में YL भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो एल्काइल में तब्दील हो गया होगा। लेकिन फिर से वही बात है कि Y सेमी वावल है तो आइन का E क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसको एल्काइनाइलिल, एल्काइनाइलिल बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, एल्काइनिल, एल्काइनिल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये ले ली, एथाइन ले ली, 2 कार्बन की एल्काइन। ठीक है, अब इससे आपने एक एच हटा दिया और ये एज ए साइड चेन कहीं पे आ गया इतना पार्ट, तो इसको एज ए IUPAC नेमिंग में क्या बोलेंगे, पहले तो बोल देंगे एथ, है ना, क्योंकि 2 ही कार्बन है इसमें, एथ। फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन और लास्ट में YL, बस आइन का ई मत ऐड करना। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, आइन का ई हट जाएगा वाई की वजह से, तो इसको एथाइनिल बोल देंगे। ठीक है, बोलिए बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। है ना, तो ये बस इतना थोड़ा, ये सभी एग्जांपल जो मैंने बताए, ये सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में आ जाती हैं, ये सारी चीजें, एथाइनिल, है ना, मेथिलीन या मेथिलिडीन, एथेनिल, प्रोपेनिल। अच्छा एक चलो ये एग्जांपल आप लोग ही बताओ मुझे कि कभी मान लो साइड चेन में ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया, CH3 डबल सर बॉन्ड CH, इसको सर ट्रिपल बॉन्ड का क्या सर ट्रिपल लिखेंगे, बॉन्ड में
हाँ, क्या ट्रिपल बॉन्ड? सर मेथीन, सर इसमें कोई स्पेशल केस नहीं होगा मैथ का? सर मेथाइन, अच्छा, वो आप कह रहे हो कि एक कार्बन से ही इस तरह से है? ओह नो 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 सर। हाँ हाँ। सर जैसे एथीन में था स्पेशल केस, हाँ सर वैसे CS2 से सर मेथीन में आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही, कट कट के आ रही है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ये वाला ऐसे बताओ, इसका क्या नाम है? 2 डाई 2 methyl 2 propenyl methyl propynyl इथाइल 2 methyl propynyl हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसको 1 डैश दे दीजिए, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, है ना। अब इसमें क्या हो गया कि 2 डैश पे एक मेथिल की साइड चेन मिल गई, तो पहले तो इसी को लिख देंगे 2 डैश मेथिल, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने कार्बन है मेन चेन में? 3 कार्बन, तो प्रो, और फिर डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे है तो 1 डैश इन और प्लस YL, है ना। अगर उसको सही ढंग से फिर सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दें तो 2 डैश मेथिल प्रो इनिल, है ना, ये नाम हो जाएगा। तो इस तरह के और भी केस आप बना सकते हो, है ना। तो उसमें बस मेन जो बात है वो आपको पता होना चाहिए कि साइड चेन चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आपको क्या करना है, साइड चेन में भी एक मेन चेन सेलेक्ट कर लेना है हमेशा, ठीक है। और हाँ, नंबरिंग करते समय, साइड चेन की नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखना कि 1 डैश जो देंगे हम लोग वो साइड चेन के उसी कार्बन को देंगे जो मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, जो मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, और फिर लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आप उसका नाम वैसे ही लिख देंगे जैसे हम लोग अभी तक जनरल कंपाउंड के नेम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये तरीका इसमें यूज करना होता है। अब जैसे जो मैंने वर्कशीट के कुछ एग्जांपल जैसे आप लोगों को दिक्कत दे रहे थे, उनको ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल कौन सा था, 9 नंबर ना, एक ये परेशान कर रहा था आप लोगों को, और 3 और थे नीचे वाले, है ना। तो देखो, अब इनके नाम आप लोग बहुत आसानी से लिख डालोगे। तो जैसे ये वाला है 9th नंबर, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट, पहले तो हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। अब मेन चेन बताओ इसमें कौन वाली होगी? ये स्ट्रेट वाली लेना बेटर है, सर स्ट्रेट वाली। straight वाले स्ट्रेट वाले। स्ट्रेट वाली। 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं ना, और अगर इधर चले गए 1 2 3 4 5 6, ना ना ना, 6 कार्बन आ रहे। अगर ये वाली चेन ली तो 1 2 3 4 5 6, अब भी 6 ही आ रहे हैं। तो इसमें मेन चेन तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि स्ट्रेट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, है ना। और अच्छा, क्या कोई ऐसी चेन मिल सकती है जिसमें तीनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मतलब तीनों दादाजी सेटिस्फाई हो जाए? no sir नो सर। तो ऐसा नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब भी ऐसा हो कि एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो और सभी मेन चेन में ना कवर हो पा रहे हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाए। तो 2 मल्टीपल बॉन्ड तो आ ही रहे हैं हमारी चेन में, और चेन में कार्बन भी मुझे ज्यादा मिल गए हैं, 7 कार्बन मिल गए हैं। तो इस वजह से ये हमारी मेन चेन हो गई। अब नंबरिंग की बारी जब आएगी तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करें, है ना। इधर दादाजी की तरफ से कि इधर ट्रिपल बॉन्ड? सर राइट सर राइट Right. राइट साइड राइट साइड से, है ना, क्योंकि इसमें 1 के बाद 2 पे दादाजी आ रहे हैं, इधर से 1 पे 2 पे दादाजी दादी जी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आने लगे मेन चेन में, तो समझ जाना कि लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो रहा है ना। फिर वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल
हाँ, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे, या सीनियोरिटी भी देख सकते हो कि डबल बॉन्ड की सीनियोरिटी ज्यादा है, इसलिए डबल बॉन्ड की तरफ से कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया नंबरिंग। अब इसमें समस्या बस यही आएगी कि इसका नाम क्या लिखें साइड चेन का। तो ये आप लोग बता दो मुझे, इसका नाम क्या लिखें। एथिनल। एथिनाइल। एथेनॉल। हाँ, एथ इन प्लस वाई एल, ई हट जाएगा तो ये हो जाएगा एथ इनिल, है ना। इसको आप ऐसे समझ लो कि इसमें चाहो तो डैश वाली नंबरिंग कर दो। ऐसे डैश वाली नंबरिंग करने का फायदा तब मिलता है ना जब उसमें साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है। इसको आप सीधे एथेनिल लिखो और 4 पे ब्रैकेट बना के लिख दो एथ एथ इनिल, है ना, एथ इनिल। तो ये हो गया एथेनिल। अब मेन चेन में वापस लौट आओ तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन मतलब हेप्ट हो जाएगा, लेकिन एक डबल एट ट्रिपल तो हेप्टा भी लिख सकते हो, और पहले डबल को लिखना है तो 2 इन और 5 आइन, लेकिन ये ई कैंसिल हो जाएगा और ये ए भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी फिर बचा हुआ नाम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस यस सर। तो वो बात देखो कितने छोटे छोटे रूल कनेक्ट होते जा रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़े थे और अभी जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स के रूल पढ़े, और वो सब कनेक्ट होते हुए ये सब हम लोग नाम लिखते जा रहे हैं, है ना। तो वही चीजें हैं, जैसे ये वाले भी काट लेते हैं जो 3 थे। हाँ, थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला है, पहले वाले में मेन चेन कौन सी होगी। स्ट्रेट वन। सर यही है। हाँ, स्ट्रेट वाली हो जाएगी। तो ये तो चलो स्ट्रेट वाली मेंशन हो गई। ठीक है, नंबरिंग 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड, दोनों की राइट। सीनियोरिटी भी सेम है, तो फिर जो दूसरा डबल बॉन्ड है मतलब सब्स्टिट्यूएंट देख लो किधर से पास पड़ रहा है। तो लेफ्ट सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट से हैंड पास पड़ रहा है। हाँ, तो इधर से कर दो 1 2 3 4 5 6। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये जो भी मैंने स्पेशल केस बताया तो वही है, डबल बॉन्ड CH2, है ना, डबल बॉन्ड चेन से बाहर जा रहा है उसके साथ CH2। मिथाइलिन। हाँ, तो इसको मेथाइलिन बोल देते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया मेथाइलिन, भी मेथाइलिन या मेथिलिडीन भी बोल सकते हो, कुछ कुछ ऑथर्स ने मेथिलिडीन भी बोला है इसको। तो मेथिलीन या मेथिलिडीन में कुछ भी बोलो, दोनों सही है। इसके बाद हेक्सा हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, और 1,5 डाइन। देखो मेथिलीन के लिए बोलते हैं कि जब एक ही कार्बन हो तो उसको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, लगा दो तो अच्छा माना जाएगा, है ना, लेकिन नहीं भी लगाओ तो भी गलत नहीं माना जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। हेक्सा 1,5 डाइन। ठीक है, वो जो मेथिलीन के लिए स्पेशली मैं ये बात बोला है कि इस मेथिलीन के लिए जरूरत नहीं है कि ब्रैकेट लगाओ, कंपलसरी नहीं। ठीक है ना। अब जैसे ये वाला है, इसमें क्या करें। देखो तो ये जो केस मेथिलीन साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। सर इसमें मेन चेन कौन सी होगी? इसमें मेन चेन कौन सी होगी, ये तुमने अच्छी बात पूछी। देखो इसमें जैसे एक बात ये चलो बता देता हूँ तुम लोगों को कि जैसे हम लोग एली साइक्लिक कंपाउंड के लिए में बहुत सारे अलग अलग तरह के केस पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जनरली यही कर रहे थे कि जो पार्ट अनसैचुरेटेड होता था उसी को मेन चेन ले लेते थे, है ना, ज्यादातर। जैसे मान लो कि जैसे रिंग में डबल बॉन्ड होता था, जैसे ये एग्जांपल है, तो इस सिचुएशन में हम लोग रिंग को लेंगे मेन चेन, है ना, रिंग को मेन चेन ले लेंगे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि साइड चेन में डबल बॉन्ड है, रिंग में ना रख के डबल बॉन्ड को साइड चेन में रख देते हैं, तो
उस केस में हम लोग साइड चेन को फिर ले लेते थे मेन चेन, है ना? यस सर। यस ये बात तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना? लेकिन ये हम लोग तब करते थे जब डबल बॉन्ड के दोनों एंड या तो मेन चेन में लाई कर रहे हो या तो दोनों एंड साइड चेन में लाई कर रहे हो। इन दोनों एग्जांपल में एक खास बात है, देखिए जैसे पहला केस में जब डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो उसके दोनों एंड रिंग का ही पार्ट है ना? देखो 1 और 2 जिन दो कार्बन से डबल बॉन्ड कनेक्टेड है वो दोनों कार्बन रिंग का ही पार्ट, कंप्लीटली इनसाइड द रिंग लाई कर रहा है डबल बॉन्ड। इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड पूरी तरह से साइड चेन का पार्ट है, क्योंकि 1 वाला कार्बन ये साइड चेन का है, 2 वाला कार्बन भी साइड चेन मतलब कि ओपन चेन का है, ये दोनों कार्बन ओपन चेन के हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में तो ठीक है कि जब डबल बॉन्ड के दोनों पाँव रिंग में होंगे तो रिंग को मेन चेन लेंगे, दोनों पाँव ओपन चेन में होंगे तो ओपन चेन को मेन चेन लेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई पूछे आपसे कि डबल बॉन्ड का एक पाँव रिंग में हो और दूसरा पाँव ओपन चेन में हो तो क्या करेंगे? बात समझ में आ रही? जैसे ये वाला केस हो गया, जैसे ये जो एग्जांपल अभी आपको मैंने दिया है ये वाला केस, या इसमें और भी कार्बन बढ़ा सकते हो और कार्बन बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है? अब जैसे ये वाला केस है तो ये वाला केस में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि डबल बॉन्ड का एक एंड रिंग में है, रिंग वाले कार्बन से टच कर रहा है और दूसरा एंड कहाँ है, साइड चेन वाले मतलब ओपन चेन वाले कार्बन से टच कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्या ये पूरा डबल बॉन्ड क्या पूरी तरह से रिंग का पार्ट है कि पूरी तरह से ओपन चेन का पार्ट है? सर दोनों का पार्ट है। तो इस यहाँ पे पूरी तरह से तो हम कह ही नहीं सकते कि वो किसका पार्ट है ना? उसका एक पाँव देखा जाए तो एक नाव में है, दूसरा पाँव दूसरी नाव में है, सिचुएशन बड़ी टिपिकल है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो यहाँ पे वो जो बताया था ना मैंने मेथिलिडीन वाला केस, ये वाला केस यही एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है? अब जैसे अगर इसमें एक ही कार्बन होता जैसे एग्जांपल जो आपको दिया गया है ना? तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब भी डबल बॉन्ड का एक पाँव रिंग में होता है, एक पाँव साइड चेन में होता है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो अगर आप रिंग को नंबर दोगे तब भी उसका एक ही एंड कवर होगा, एक ही एंड को नंबर मिलेगा, दूसरे एंड को नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल साइड चेन को ही लोगे तो भी एक ही एंड को, तो मान लो और कार्बन होते 1 2 3 तो भी साइड एक ही एंड को नंबर मिलता, दूसरे एंड को ना मिलता, ठीक है? तो ऐसे केस में हम लोग ये ना देख के कि डबल बॉन्ड कहाँ है, हम लोग कार्बन का नंबर देखें कि कार्बन किस में ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों परिस्थिति में दोनों सिचुएशन में पूरा का पूरा कवर हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को भूलते हुए हम लोग देखेंगे कि कार्बन किस में ज्यादा मिल रहे हैं और जिसमें कार्बन ज्यादा मिलेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। सर इक्वल होगी तो इक्वल होगी तो एक आपको मैंने रूल बताया था कि जब रिंग और साइड चेन में बराबरी का मुकाबला हो जाता है तो रिंग को ही सीनियरिटी के बेसिस पे नंबरिंग दी जाती है। अगर इक्वल वाला केस आ गया इस सिचुएशन में तो भी रिंग को ही देंगे नंबरिंग, है ना? वो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यस सर। इसमें डबल बॉन्ड को देख के आप ये मत सोचो कि डबल बॉन्ड वाले पार्ट को नंबरिंग दे, क्योंकि डबल बॉन्ड आधा रिंग का है, वो आधा साइड चेन का है, पूरी तरह से ना वो रिंग में आ रहा है ना पूरी तरह से साइड चेन में आ रहा है। तो ऐसे केस में रिंग को ही, फिर आप कार्बन का नंबर देखो, कार्बन किसमें ज्यादा मिल रहा है, कार्बन हमें रिंग में ज्यादा मिल रहा है तो रिंग को मेन चेन ले लो और इसको साइड चेन मानते हुए नाम लिख लो। और डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, मेथिलिडीन या मेथिलीन, कुछ भी लिखो, 1 मेथिलीन भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है कार्बन के लिए, हटा दो उसको।
और साइक्लोहेक्सेन, है ना। ये मतलब लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को, यस सर। है ना। तो ये एक टिपिकल टाइप के केसेस होते हैं कि अगर डबल बॉन्ड ना पूरी तरह से, इसको हम लोग आगे जब पढ़ोगे आप लोग जीओसी वगैरह, इसको एक्सो डबल बॉन्ड भी बोलते हैं, एक्सो एल्कीन बोलते हैं। जब भी डबल बॉन्ड का एक एंड रिंग वाले कार्बन से कनेक्टेड हो, एक एंड साइड चेन वाले कार्बन से कनेक्टेड हो, है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सो एल्कीन, है ना। तो इसका तो नाम सर यही हो इसमें जाएगा। इन क्यों नहीं लिखेंगे सर? डबल ठीक बॉन्ड है, प्रेजेंट है तो हम लोग को इन लिखना चाहिए, एन क्यों लिख रहे हैं? मेथिलीन मेथिलीन ही तो लिखा मैंने। तो साइक्लोहेक्सेन का बता रहा हूँ। अच्छा, ये रिंग देखो, साइक्लोहेक्सेन इसलिए लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पूरी तरह से रिंग में नहीं आया है, यहाँ पे रिंग को सैचुरेटेड ही कंसीडर करना पड़ेगा। जब डबल बॉन्ड के दोनों एंड मेन रिंग के अंदर आ जाते, है ना, तो उसके लिए इन लिखते हैं। और इस डबल बॉन्ड को के इन को हमने उसके साइड चेन में कवर कर लिया। देखो मेथिलीन, है ना, इन की फीलिंग यहाँ पे आ गई है साइड चेन में, तो फिर वो इसमें यस यहाँ पे फिर नहीं लिखेंगे, रिंग को सैचुरेटेड मानेंगे फिर, है ना। ओके ठीक है। और अगर मान लो यस सर। ये वाला केस होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों एंड रिंग के अंदर होते हैं, फिर हमें इन लिखना पड़ता है, फिर इसमें साइक्लोहेक्सीन लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। तो सर अगर इस क्वेश्चन में ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो? हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में हाँ हाँ, बोलो क्या कह रहे हो। सर अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो 13th वाला? अच्छा, साइकिल का कोई भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हो सकता है, ये मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है ना कि इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp होने लगता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ रहे हो, शेप लीनियर होने लगती है, और लीनियर होने की वजह से वो रिंग ब्रेक हो जाएगी, स्टेबल ही नहीं रहेगी, है ना। तो रिंग का कोई भी कार्बन जो होगा ना, वो कभी ट्रिपल बॉन्ड से नहीं कनेक्टेड होगा, है ना। डबल से कनेक्ट हो सकता है, ट्रिपल से, इसलिए वो और केस सर अगर ट्विन चेन कंपाउंड हो और उसमें ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो मीथेन तो? अच्छा, तो फिर हम लोग जो IUPAC नेम लिख रहे हैं एल्कीन के लिए, उसी को मॉडिफाई कर देंगे एल्काइन के लिए, है ना। ओके। जैसे हम लोग मेथिलीन लिखते हैं, डबल बॉन्ड CH2 को क्या लिखते हैं, मेथिलीन, डबल बॉन्ड CH2 को मेथिलीन। और अगर ओपन चेन में आ जाए ऐसा पार्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, मेथिलाइन, लास्ट में इन की जगह आइन बोलना पड़ेगा, ओके सर। है। इसको मेथिलीन लिख रहे हैं, इसको मेथिलाइन बोलना पड़ेगा, लेकिन ये ओपन चेन में आ सकता है, हाँ, साइकिल में नहीं आएगा। अब जैसे इसका नाम लिखना है, इसका नाम बताओ आप लोग क्या लिखें। इसमें मेन चेन कौन सी होनी चाहिए, पहले ये बताओ। रिंग रिंग होनी चाहिए, है ना। ठीक, अब इसमें नंबरिंग देखो भाई, नंबरिंग तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से स्टार्ट होगी, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, देखो मैं नंबरिंग करके बता रहा हूँ कि डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया। एक पॉसिबिलिटी और है कि आप इस वाले डबल बॉन्ड से स्टार्ट करो, भाई नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब इसमें ब्लू वाली सही है कि रेड वाली सही है, कौन सी ब्लू वाली नंबरिंग सही? वाला। ब्लू वाली। ब्लू वाली सही है ना।
क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों केस में 1+3 लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाओगे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो सम 4 आ रहा है, चाहे रेड वाली के रिस्पेक्ट में देखो और ब्लू वाली के रिस्पेक्ट में 1+3 4। लेकिन जो ये साइड चेन है इसकी पोजीशन नियरेस्ट पड़ रही है ब्लू वाली नंबरिंग में, है ना। ब्लू में वो पड़ रहा है 5th पोजीशन पे और रेड वाले में 6 पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब लोवेस्ट लोकेंट रूल साइड चेन के रिस्पेक्ट में देखने पे फिर कंफर्म हो रहा है कि ब्लू वाली सही, जो रेड वाली मैंने हटा दी, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख दो। इतने को बोल देंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, इतने पार्ट को एथनिल। एथनिल। हाँ, हाँ, तो 5 एथनिल, है ना। ब्रैकेट लगाना हो लगा देना यहाँ पे, 5 एथनिल, बाकी साइक्लो लिख देना, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन, है ना, ये नाम है। सर एथेनिल में ब्रैकेट कंपलसरी है? कंपलसरी तो मेथिलीन को छोड़ के से तो लगा ही देना चाहिए, है ना। अगर नहीं कोई लगा रहा है तो कोई गलत नहीं माना जाता है ना। सर इसके ऊपर वाला जो केस था सर, उसमें हाँ, अगर एक हाँ। और कार्बन, उसमें अगर उसके साथ साथ एक और कार्बन होता तो सर उसकी नेमिंग कैसे होती? किस वाले में, इसी इसमें? सर यहाँ पे सर CH होता, उसके आगे एक CH3 लगा होता। हाँ, तो इसको देखो फिर क्या करते हैं, जैसे इसको एक नाम मैंने मेथिलीन बताया, एक मैंने मेथिलिडीन बताया, तो फिर वो एल्किलिडीन फैमिली का मेंबर हो जाता है। फिर इसको मुझे लिखना पड़ता है एथिलिडीन। इसको क्या लिखना पड़ता है, 1 एथिलिडीन, एथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन, है ना। फिर वो एल्किलिडीन मतलब उसके इसके जो हायर मेंबर हैं, जैसे देखो इस मेथिलीन को लिए तो खैर दोनों में कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर इसके हायर मेंबर मिलने लगे आपको, ये मान लो कार्बन का नंबर बढ़ने लगे जैसे CH3, तो इसको फिर एथिलिडीन बोलेंगे, है ना। 3 कार्बन हो प्रोपेलिडीन बोल देंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे, ठीक है। यस सर। लेकिन एक कार्बन में तो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि मेथिलीन भी लिख लो या मेथिलिडीन भी लिख लो, है ना। लेकिन जब कार्बन बढ़ते हैं तो फिर उसके जनरल नेम को एल्किलिडीन से एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हो आप। तो ये आपको मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के सारे एग्जांपल बता दिए, है ना। इतने ही बनते ही हैं इसमें, सर ठीक सर है। सर हाँ बताओ। सर एक सेकंड, एल्कलिडीन वाले पे स्क्रॉल अप कर दीजिए। अच्छा, ये एल्किलिडीन वाला ना। हाँ बस, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, एक ये चलो करके बता दो तो मुझे यकीन हो जाए कि भाई तुम लोग को आ गया समझ में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादातर बच्चों को ये वाले थोड़े टफ लगते हैं। वैसे आपको तो नहीं लगेगा, है ना, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादातर बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए टफ है। वैसे ये है, इस कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो बताइए क्या होगा। (3,3 डाई एथेनिल पेंट 1,4 डाईइन। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही यस करें। सर। यस सर, सही।
बिल्कुल सही बताया। यस सर। है ना, इसमें देखो चेन तो आप कोई भी ले लो, एक्चुअली इसमें सिमेट्री है ना, आप कहीं से भी चलो कहीं भी पहुंचो, चेन आइडेंटिकल चेन ही मिलेगी। 2 डबल बॉन्ड आपके कवर हो जाएंगे चेन में, ठीक है। या फिर आप जैसे यहाँ से यहाँ जाते तो भी 2 ही डबल बॉन्ड मिलते, या आप यहाँ से चल के यहाँ जाते तो भी 2। तो 2 डबल बॉन्ड तो आपको मेन चेन में हर सिचुएशन में मिल रहे। अब ये मेन चेन को नंबरिंग कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो इतने पार्ट को बोलेंगे एथनिल, है ना। अच्छा यही यहाँ भी बैठा हुआ है तो ये भी एथनिल हो जाएगा, और ये मेन चेन के 3rd कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोल देंगे 3,3 डाई एथनिल, है ना। कॉमा ब्रैकेट में लिख दो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी ब्रैकेट लगाओगे तो गलत नहीं माना जाता है। तो 3,3 डाई एथनिल। अब मेन चेन में वापस लौट आते हैं, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड 2 बार आया है मेन चेन में तो पेंटा लगा देंगे, है ना, पेंटा। और 1,4 डाई ई, ठीक है, ये IUPAC से लेने जाए। तो है ना, बोलो भाई सबका आ गया ये वाला? यस सर। यस सर। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने यही लिखा होगा, है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। खुद से प्रैक्टिस करने मतलब देखो कि जैसे मैंने इसी स्ट्रक्चर में आप और भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे यहाँ मैंने डबल बनाया है, आप हर जगह ट्रिपल बना दो, है ना, इसका नाम लिख लेना। एक आप ऐसा करना कि 2 जगह डबल बनाना और 2 जगह ट्रिपल बना देना, है ना, और अपने स्कूल में अपनी मैडम को दे देना करने को, वो टेंशन में आ जाएंगी ये क्या पूछ रहे हो तुम, ठीक है ना। मतलब इसी में आप इतना आप खुद ही आप लोग पढ़ चुके हो कि आप इसमें अब वही भोलेनाथ के त्रिशूल लगा दो भाई, बताओ इसका नाम क्या है। तो अब वही बात है कि कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आप खुद ही खूब सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। और जैसे देखो आपको अगर और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो जैसे आप अपने नेम का जो पहला अल्फाबेट है ना, अपने नेम का फर्स्ट अल्फाबेट, जैसे आदर्श है तो आदर्श ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक अपने नेम के पहले लेटर का IUPAC नेम लिख डालो, या आपके नेम में जितने भी लेटर आ रहे हैं सभी का लिख डालो IUPAC, ठीक है। अब आदर्श में ए का लिखना है तो इसमें देखो एक मुझे रिंग दिख रही है, 3 मेंबर रिंग दिख रही है ना, तो ये आपकी मेन चेन हो गई साइक्लोप्रोपेन। और एक डंडी खाली है मतलब वो मेथिल है, मतलब एक कॉर्नर खाली है मतलब वो मेथिल है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1,1 1,2 so 1,2 होगा ना? 1,2 यस सर 1,2 1,2 Dimethyl डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, propane. है ना। तो ऐसे आपको मतलब कि खेल खेल में ही अब उसमें आप चाहो तो ए को बिगाड़ भी सकते हो। अब ए में आप कुछ भी जोड़ना चाहो, आप यहाँ पे लगा दो भोलेनाथ के त्रिशूल लगा दो यहाँ पे, अब इसका नाम लिखो तो ऐसे करके डबल बॉन्ड लगा दो, ऐसे करके थोड़ा सा अजीब अजीब स्ट्रक्चर बना बना के खुद कोशिश करो नाम लिखने की, ठीक है। तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और आपको IUPAC नेमिंग भी आ जाए। अब जैसे हर्षिता है, हर्षिता अब H जैसे लिखना, H से स्टार्ट हो रहा है तो H ये हो गया। अब इसका लिखना तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन मिल गई, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, यस Yes sir. है ना। ऐसे आपके नेम में जितने भी लेटर आ रहे हैं सबका लिख डालो नाम, और क्या। तो मतलब कहने का मतलब ये कि शुरुआत में थोड़ा सा ऐसे कर लोगे ना तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को पहचानने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक कॉर्नर खाली है मेथिल है, 2 कॉर्नर खाली है एथिल है, वाई बन रहा है मतलब वो है ना मेथिल एथिल है। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग करिएगा प्रैक्टिस खुद से भी, है। अब इसमें चलो हम लोग अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। देखो ये आप लोगों ने एल्केन के पढ़ लिए, एल्कीन के पढ़ लिए, एल्काइन के भी हो गए, आज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी हो गए, मतलब कि जो बेसिक IUPAC नेमिंग नॉमेनक्लेचर है वो कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद आता है IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये वाले ज्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि IIT वाले जो है मतलब कि कम्पिटिटिव लेवल पे अगर देखा जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के नेम ज्यादातर पूछते हैं। मतलब आपके कंपाउंड में कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप वो जरूर लगा देंगे, एक लगा देंगे, दो लगा देंगे, तीन भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन एक दो तीन तीन फंक्शनल ग्रुप तक के तो बहुत कॉमन है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे करें, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नेम कैसे लिखना होता है, तो उस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चलो हेडिंग लिख डालो, नॉमेनक्लेचर। इसमें एक लिस्ट आपको थोड़ी शुरुआत में बनानी पड़ेगी, और वो लिस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वो लिस्ट ही है, क्योंकि वो लिस्ट अगर आपको याद हो गई तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नेम लिखने में। क्योंकि इसमें जो रूल है, रूल अब आपको रूल बहुत ज्यादा नए नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुराने रूल ही ज्यादातर एप्लीकेबल होंगे। हाँ, कहीं कोई एक आधा रूल भले ही ऐड हो जाएगा, कोई नया रूल, अदरवाइज सारे पुराने रूल एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। तो रूल आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो एक इसमें लिस्ट आपको बना लेनी है, जिसमें सबसे पहले कॉलम में आपको लिख लेना है फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल है ना, फंक्शनल ग्रुप का नेम, फिर उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है। शुरुआत वाले कॉलम कोशिश करना कि छोटे बनाना है, क्योंकि आगे वाले कॉलम में मसाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो उसमें जगह होनी चाहिए, ठीक है। पता चला पहले ही कॉलम बड़े बड़े बना लिए और आगे जगह ही नहीं बची है, तो इधर छोटे छोटे बना दो, फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला। फिर उनका लिख लो एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम क्या है उसका, और सेकेंडरी सफिक्स नेम, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसमें एक ऑर्डर होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा जो सीनियर ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ये हम लोग एक बार अभी शुरुआत में उन्हें आपको थोड़ा बताया था जब, सर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ कार्बोक्सिलिक, शुरुआत में थोड़ा जल्दी में बताया था, लेकिन आपको मैंने चीज बता रखी, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से समझनी है ना ये, क्योंकि अब हम लोग स्पेशली फंक्शनल ग्रुप पे ही फोकस कर रहे हैं। तो पहला जो सबसे सीनियर ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। इसका सिंबल, इसका फॉर्मूला बोला जाए तो COOH होता है, या फिर इसके फॉर्मूले को थोड़ा ओपन करके कभी लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा C+O। मतलब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, बस ये उसके फॉर्मूले को ओपन करके लिख दिया गया, नीचे जो लिखा उसके सारे बॉन्ड ऑन्ड दिखा दिए गए हैं, कहाँ डबल बन रहा है कहाँ सिंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो इन सबके दो दो नाम होते हैं, एक नेम होता है एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम इसका होता है कार्बोक्सी, इसका क्या नाम होता है कार्बोक्सी। और जो सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है वो ओइक एसिड, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई एक लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि सर ये दो दो नाम बता दिए, ये हम कैसे जानेंगे कि कब कौन सा लिखना है। तो उसका एक रूल होता है, जब हम लोग इन जैसे मान लो COOH आपकी चेन में आ रहा है, जैसे आपके कंपाउंड में COOH आ रहा है, तो जब हम लोग नंबरिंग करते हैं, है ना, हम लोग जैसे अभी नंबरिंग करते हैं ना मेन चेन से रखने बाद, तो वैसे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि COOH को नंबर दे दें, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर देना होता है, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको नंबर पड़ जाए, ठीक है। तो अगर इसको नंबरिंग में नंबर मिल रहा है ना, ज्यादातर ये कॉर्नर पे आएगा तो 1 ही नंबर मिला करेगा, क्योंकि सबसे सीनियर है इसलिए ही इसको 1 ही नंबर मिलेगा। तो अगर इसको नंबर मिलेगा जब इसका कार्बन नंबरिंग में काउंट होगा, तब तो उसको हम लोग ओइक एसिड बोल देंगे, ठीक है।
लेकिन कुछ रेयर केसों में आप देखोगे कि हम लोग चाह के भी इसका कार्बन काउंट नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब इसके कार्बन को नंबर नहीं दे पा रहे होंगे, COOH के कार्बन को। तो जब इसका कार्बन नहीं काउंट होगा तो उसको उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब कार्बन काउंट होगा तब तो क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, है ना। लेकिन जब कार्बन नहीं काउंट होगा तो वही बात है ना कि जब किसी चीज की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो आपके लाइफ में नहीं होती है। हाँ, बात समझ में आ रही। तो जब आप इसका कार्बन नहीं काउंट करोगे तब आपको थोड़ा लगेगा कि अरे यार कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी कमी खलेगी और उसकी कमी को यहाँ पे हम लोग पूरा करेंगे। मतलब उस कार्ब, ये जो नाम में नाम के आगे आ रहा है ना कार्ब, वो कार्ब इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा होता है उस सिचुएशन में। ठीक है, इसलिए कार्ब ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे और भी हैं कई सारे ग्रुप में यही चीज आपको कॉमन मिलेगी, है ना। अब देखो पहला नंबर पे तो ये होता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H। इसको प्रीफिक्स नेम होता है सल्फो, है ना। ये इनके प्रीफिक्स नेम है, प्रीफिक्स नेम है ना इनके, जैसे कार्बोक्सी, सल्फो, इस तरह से। और सफिक्स नेम इसका सल्फोनिक एसिड है। अच्छा, इसका एक ही सफिक्स नेम है, और इसका एक ही सफिक्स नेम क्यों है बता सकते हो? क्योंकि कभी नंबरिंग में नहीं आएगा। बिकॉज उसको तो ये काउंट ही नहीं कार्बन इसमें है ही नहीं। काउंट नहीं होता। क्योंकि हाँ, इसके फॉर्मूले में कार्बन ही नहीं है, तो इसमें ये समस्या ही नहीं कि इसमें कार्बन काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब कार्बन ही नहीं है तो काउंट ना हो या होने की कोई बात ही नहीं होगी। इसलिए उसका एक ही नाम है है ना। जिसमें जितने फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होंगे, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आप देखोगे कि दो नाम हुआ करेंगे सफिक्स में। एक एक तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट होगा, एक तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होगा। लेकिन जिसके पास कार्बन ही नहीं है तो उसमें ये हेडेक ही नहीं रहेगी, है ना, कि इसका कार्बन काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर में एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो कि शुरुआत में दो एसिड हैं, सबसे सीनियर है दो एसिड, है ना, इनको आप पेरेंट्स मान सकते हो। अब इनके 4 चाइल्ड, मतलब अब ये आपके दो एसिड, अब इनके 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, है ना। दो एसिड होते हैं और उसके बाद उससे बनने वाले 4 डेरिवेटिव होते हैं। तो डेरिवेटिव में पहला डेरिवेटिव होता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेटा है और इसका फॉर्मूला भी सबसे लंबा चौड़ा है। ठीक है, हाँ, C डबल बॉन्ड O, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। अच्छा, इसका प्रीफिक्स नेम एक्चुअली डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी ये आएगा सफिक्स के फॉर्म में ही आएगा, इसलिए डिफाइन नहीं तो उसके डैश लगा लेना। और सफिक्स में ये ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसके भी देखो दो नाम हैं। ओइक एनहाइड्राइड तब लिखेंगे जब इसका कार्बन काउंट होगा नंबरिंग, और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड तब लिखेंगे जब इसका कार्बन काउंट नहीं होगा। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। है ना, फिर ईस्टर आएगा। ईस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा COOR, ईस्टर। इसका प्रीफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी इतने को बोला जा रहा है, OR को मिला के एल्कोक्सी बोलते हैं। एल्क प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी। और ये कार्बोनिल है, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोलते हैं। तो OR इसका किसको कहते थे? OR ईथर होता है, उसको OR ईथर, ईथर केवल प्रीफिक्स होता है, ईथर सफिक्स की कैटेगरी में आता ही नहीं है ना। अच्छा, इसका सफिक्स नेम OH हो जाएगा, OH या फिर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, OH तब बोलेंगे जब इसका कार्बन काउंट होगा,
जब होगा तो कार्बन की फीलिंग नहीं आएगी, है ना। लेकिन जब कार्बन नहीं काउंट होगा तब उसकी याद आएगी, तो कार्ब वर्ड उसकी याद में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। सर ये एलॉक्सी सर के इसका नीचे कितना है? एल्कोक्सी के नीचे कि कहाँ पे, किस जगह पे? एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये वाला ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल। यस सर। सर कार्बन काउंट होने पे क्या बोलेंगे? कार्बन काउंट होने पे इसको एज ओएट, एज ए सफिक्स ओएट बोलेंगे, और नहीं काउंट होगा तो कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। ओके सर। है ना। अब देखो इसके बाद आता है एसिड हैलाइड, 5th नंबर में। ये एसिड डेरिवेटिव ही है ना। ये 3 एक और आएगा, एमाइड भी आएगा, 4 होते हैं टोटल एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड हैलाइड होता है COX। एक्स यहाँ हेलोजन को बोला जाता है। एक्स मतलब आप इनमें से कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सर ऊपर एक क्लोरीन। एल्काइल को क्या आता है मतलब? आर आर एल्काइल ग्रुप होता है, हाँ। ठीक है। अब देखो इसका प्रीफिक्स नेम होता है हेलो कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल को हेलो बोल देना है आपको, हेलो कार्बोनिल। हेलो मतलब वो हेलोजन के लिए आता है एक्चुअली, हेलो कार्बोनिल। और इसका सफिक्स नेम होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। लेकिन ये तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर कार्बन काउंट होगा तो इसको बोलेंगे कार्बोनिल हैलाइड। सर वो तो कार्बन काउंट देगा तब लिखेंगे ना वो जो है। हाँ, ऑयल हैलाइड तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट होगा, है ना। और कार्बन नहीं काउंट होगा तो कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है। तो ये आपके एसिड डेरिवेटिव हो गया 5th नंबर का। इसके बाद 6th नंबर में कौन आता है? एमाइड आ जाएगा। एमाइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड NH2। सर एसिड हैलाइड, हाँ, क्या कह रहे थे? सर एसिड हैलाइड में सर Cl Br F और I का सर कोई मतलब इंडिविजुअल सर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, बस मतलब सर बस ऑयल हैलाइड करके है। हाँ, मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है, ज्यादातर देखो Cl ही मिलेगा आप लोगों को। तो जब Cl आएगा तो हेलो की जगह क्लोरो बोल देंगे, फिर हम क्लोरोकार्बोनिल, है ना। सर मतलब हम लोग नाम देख के ये नहीं पता कर सकते कि इन चारों में से कौन सा है? बिल्कुल पता कर सकते हैं। सर केवल क्लोरो के लिए क्लोराइड ब्रोमाइड होगा ना? हाँ, तो वो देखो फ्लोराइड जैसे आयोडाइड। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरोकार्बोनिल या फिर ऑयल क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पे। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो कार्बोनिल, और यहाँ ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोकार्बोनिल, या यहाँ पे ऑयल फ्लोराइड हो जाएगा। आयोडीन होगा तो आयोडो कार्बोनिल या ऑयल आयोडाइड हो जाएगा, है ना। वो एक्चुअली हेलो हेलो जनरल नेम है। हेलो में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, एडो चारों ही आ जाएंगे, मतलब जो भी उनमें होगा वो लिख देंगे हम लोग, है ना। यस सर अंडरस्टूड। सर एमाइड लिखा है कि एनाइड लिखा है? एमाइड, AMID, एमाइड। Amide is a prefix carb. ठीक है। वो एमाइड नहीं, एमीन है। जब प्रीफिक्स में पढ़े हो ना तो। ठीक है, देखो तो एमाइड का जो प्रीफिक्स नेम है वो होता है कार्बामोइल, कार्बामोइल, कार्बामोइल। ठीक है। और सफिक्स नेम एमाइड होता है या फिर कार्बोक्सामाइड होता है। ठीक है। इसके बाद आता है साइनाइड। सर जब कार्बन काउंट
कार्बन काउंट होगा तो पहले वाला, और कार्बन नहीं काउंट होगा तो दूसरा वाला। मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सीएन का प्रीफिक्स नेम साइनो होता है, लेकिन सफिक्स नेम नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होगा, लेकिन कार्बन अगर काउंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। अब 8th नंबर में लिख लो एल्डिहाइड। नाइट्राइल तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होगा। सर जब होता है तब फर्स्ट वाला लिखते हैं। हाँ नाइट्राइल, वही तो मैंने बोला बेटा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। नाइट्राइल कब लिखेंगे, जब कार्बन काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ। सर मुझे लगा आपने कहा जब नहीं होगा। नहीं नहीं, पहला नाम तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट होगा, और दूसरा तब लिखेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होगा। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO, तो CHO को फॉर्मिल बोलेंगे एज ए प्रीफिक्स, लेकिन सफिक्स में अल बोलेंगे जब कार्बन काउंट होगा, और जब कार्बेल्डिहाइड तब बोलेंगे जब कार्बन काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कीटोन आएगा भाई। कीटोन, कीटोन को कीटो भी बोलते हैं, ऑक्सो भी बोलते हैं। इसके प्रीफिक्स नेम ही दो हैं, इसके प्रीफिक्स नेम ही दो होते हैं, ऑक्सो या कीटो। और इसका सफिक्स नेम ओन, इसका सफिक्स नेम एक ही होता है ओन, क्योंकि इसका कार्बन हमेशा हमेशा ही काउंट होता है। ये चेन के बीचों बीच में आता है ना, इसकी 2 वैलेंसी फ्री होती है, तो इसके कार्बन को काउंट करना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है ना। तो इसका कार्बन हमेशा ही काउंट करना पड़ता है, ठीक है। प्रीफिक्स में मतलब ऑक्सो या कीटो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ यहाँ चॉइस है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सो कीटो कोई भी यूज करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है कि कीटो का भी यूज करना है, ऑक्सो का भी यूज करना है। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं एज ए प्रीफिक्स, और सफिक्स में ऑल बोलते हैं। अच्छा, इसमें अपना कोई कार्बन ही नहीं OH में, तो उसका सफिक्स नेम एक ही है। इसके बाद थायो अल्कोहल आएगा। थायो अल्कोहल का प्रीफिक्स नेम होता है मरकैप्टो होता है, प्रीफिक्स नेम मरकैप्टो, और सफिक्स नेम थायोल, ठीक है। और लास्ट में एमीन होता है। बस 12 होते हैं टोटल ये फंक्शनल। एमीन को एमिनो बोल देते हैं एज ए प्रीफिक्स, और सफिक्स के तौर पे एमीन लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट पहले तो आप नोट कर लिए, फिर इसका मैं मतलब बताऊंगा कि इसका ऑर्डर का क्या मतलब है। ठीक है, और ये नाम अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि सर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करोगे तो बार बार आप देखते रहना, पन्ने पलट के बार बार देखते रहना, तो देखते देखते ही नाम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अभी थोड़ा कम सा से कम, स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, है ना, अभी 2 क्लास तक तो कम से कम हम लोग ये पढ़ेंगे ही सफिक्स वाले। सर ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है? कौन सा ईथर? यस। ईथर एक्चुअली प्रीफिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। ईथर मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है। मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही 12 होते हैं, है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप में ईथर ना आके वो प्रीफिक्स में आ जाता है, यस। ठीक है। ईथर OR को ईथर बोलते हैं ना, OR हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, किसमें, प्रीफिक्स की लिस्ट में। जैसे OCH3
आ गया, O C2H5 आ गया, तो वो प्रीफिक्स होता है, उसको मेथॉक्सी एथॉक्सी ऐसे लिख देते हैं। यस सर। है ना, हो गया, लिस्ट लिख लिया आप लोगों ने, कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, अब इसमें इस लिस्ट को यूज कैसे करना, मतलब इस लिस्ट को कैसे देखना है या कैसे देख के नेम लिखना है ना, तो इस लिस्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, एग्जाम्पल से ही वो चीज हम लोग को वैसे भी समझ में आएगी, है ना। तो एक एग्जाम्पल पहले लेता हूँ मैं। तो अब हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आपको पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ कि इस लिस्ट का मतलब क्या है, उसको यूज कैसे करना है। जैसे आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो देखो, बहुत आराम से समझिए और हर एक बात समझिए, समझ में आएगी, बस आप थोड़ा सा सुनिएगा पहले मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये कंपाउंड है, इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो पहले आपको देखना है कि यार इसमें दो तो मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख गए। ये एक C फंक्शनल ग्रुप जब भी मैं बोलूं तो आप समझ जाना, इन 12 में से कोई भी एक हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप इन्हीं 12 फंक्शनल ग्रुप को ही बोला जाता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें मुझे दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो ये COOH हो गया बेटा, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, SO3H, ठीक है। अच्छा, इस क्लोरो को मैं फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये तो बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स है ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ही प्रीफिक्स है, ये तो कभी फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड आपका प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक SO3H है। अब इसके IUPAC नेम में हमें कैसे करना होगा, तो देखो, सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, मतलब सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट करनी होती है, सॉरी, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा नहीं होती है, पहले हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो मेन चेन के सिलेक्शन में जब इनमें से कोई भी आ जाए, जैसे ये 12 फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उनमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग मेन चेन में कंसीडर कर लेते हैं, है ना। और जो जिसको हम लोग मेन चेन में कंसीडर करते हैं वो हमारे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना, PFG शॉर्ट में बोल सकते हो उसको। इसका मतलब जो भी कंपाउंड आपको दिया हो गया है उसमें चाहे कितने भी फंक्शनल ग्रुप क्यों ना प्रेजेंट हो, उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होता है ना, कि दो प्रिंसिपल होते हैं, एक ही होता है। तो इसका मतलब वही चीज है। अब आप कहोगे सर एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो वाइस प्रिंसिपल की सीनियरिटी प्रिंसिपल से कम होती है, जो मेन प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल ही होता है ना। अब जैसे हर स्टेट का एक CM होता है, तो CM, और वैसे तो डिप्टी CM भी होते हैं, लेकिन CM की वैल्यू अलग होती है, बस सबसे सीनियर तो भैया CM के ऑर्डर डिप्टी CM नहीं काट सकता है ना। तो वही बात है कि जो सबसे सीनियर ग्रुप है उसको हमें कंसीडर करना होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे COOH भी है और SO3H है, तो इसमें मैं किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करूंगा, तो मैं हाँ, उसके लिए मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। ये लिस्ट का जो ऑर्डर है वो हमारे तभी काम आएगा कि जैसे मुझे COOH और SO3H में ये देखना है कि विच वन इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब हमारे कंपाउंड में इन दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा। तो देखेंगे कि जिसकी सीनियरिटी ज्यादा है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और उससे जूनियर जो भी ग्रुप होंगे, उससे जूनियर जो भी सफिक्स होंगे, है ना, वो उससे जूनियर जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे उस कंपाउंड में।
मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे इस स्ट्रक्चर में जो COOH है ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये हो गए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सारे ऑर्डर इन्हीं के माने जाएंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लेकिन अब ये जैसे SO3H है, इनकी सीनियरिटी इनसे कम है, लेकिन जब तक प्रिंसिपल है तब तक इनकी नहीं चलेगी, इनके ऑर्डर इन पे नहीं डोमिनेंट होंगे, उल्टा इनके ऑर्डर इन पे डोमिनेंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि राजा एक ही होता है, और राजा मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और वो वही होगा जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा सीनियरिटी ऑर्डर में। और ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये सीनियरिटी ऑर्डर ही है, मैंने उसी ऑर्डर में इनको अरेंज किया। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इससे जो लेस प्रायोरिटी वाले ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, वो उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड का नेम लिखते समय उनको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उनको एज ए हम लोग प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरो है वैसे ही हमारे लिए SO3H है इस स्ट्रक्चर में। इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई इस, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH है, सबसे सीनियर ग्रुप कौन है, COOH। अब उसके सामने SO3H और Cl, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, ये दोनों ही प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. है ना। और फिर जब नेम लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, तो देखो वो सारी चीजें वैसे ही चलेंगी कि पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे, तो चेन तो हमारी देखो, अब वही बात है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग चेन ही आपको लेनी पड़ेगी, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो लेके चलना ही पड़ेगा एज पॉसिबल है। अगर उसका कार्बन है तो उसके कार्बन को लेके ही चलेंगे। और अब नंबरिंग में जब बात आएगी तो देखो, सबसे राइट साइड पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और IUPAC में सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा सीनियरिटी की बात करो तो सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। उसके बाद आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रीफिक्स आते हैं। ये ओवरऑल सीनियरिटी ऑर्डर है ना। तो आप अगर देखो तो नंबर 1 पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है मुझे राइट साइड पे, और अगर आप इधर से कोई तो सोचे कि मैं इधर से नंबरिंग करूँ, तो नंबर 1 पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, और डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में अगर झगड़ा होगा तो ये दादाजी तो घर के दादाजी है, ये बाहर के दादाजी है, सर तो हार जाएंगे। है ना। ये जो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो ना, इनको हम लोग अपनी कनपुरिया लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये सब गुंडे टाइप के आइटम है, ये बैड एलिमेंट्स है समाज की, मतलब समझ रहे हो कि ये दादाजी तो घर के दादाजी है, ये बाहर के दादाजी है, तो इनसे कौन लड़ पाएगा भाई। तो ऐसे केस में सीनियरिटी फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा है डबल बॉन्ड से, आपको फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप डबल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, मतलब डबल बॉन्ड को नंबरिंग मिलेगी लेकिन लास्ट में मिलेगी जब उस तरफ नंबर जाएगा, है ना। लेकिन दादाजी का सम्मान करेंगे, उसको मेन चेन में लेंगे जरूर दादाजी को। ठीक है, तो ये तो नंबरिंग हो गई। अब जब नाम लिखेंगे तो देखो SO3H यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उससे सीनियर ग्रुप बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम मुझे पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है। क्लोरो तो वैसे ही प्रीफिक्स था। अब देखो, दो प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, दो प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब इनके नाम को लिखते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, क्लोरो का नाम तो क्लोरो ही होता है। अब SO3H का कौन सा नाम लिखा जाए। अब देखो, SO3H यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए उसका मुझे कौन सा नाम लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स वाला नाम, सल्फो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि SO3H यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो लेकिन क्लोरो पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 5 क्लोरो 4 सल्फो। ठीक है, अब मेन चेन में वापस लौट आए, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट हो जाएगा। लेकिन डबल दादाजी बैठे हैं तो इन लिखना पड़ेगा, 7 इन।
और लास्ट में देखो, याद करो मैंने सीक्वेंस जब बताया था तो बोला था कि सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, है ना, सेकेंडरी सफिक्स, है ना, इस कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स यही तो है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे। अब इसका नाम, इसके देखो COO के दो नाम है सफिक्स नेम, ओइक एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो अब इसका यहाँ पे कौन सा नाम लिखें, ओइक एसिड लिखें कि कार्बोक्सिलिक? ओइक एसिड। ओइक एसिड। ओइक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो रहा है, इसके नंबरिंग में मैंने नंबर 1 दिया है ना, और एज पॉसिबल एज प्रिंसिपल फंक्शन वो के कार्बन को काउंट करिएगा, है ना, जितना हो सके, तो ओइक एसिड लिखना पड़ेगा मुझे, ओइक एसिड। अब लेकिन वॉवेल वाला चक्कर भी ध्यान रखना, ओइक एसिड में ओ वॉवेल है तो ईन का ई उड़ जाएगा, यहाँ पे ईन का ई कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओ वॉवेल है, ईन का ई हट जाएगा, वो तो आप जब लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हटाना है कि नहीं हटाना, ठीक है, तो ये इसका IUPAC नहीं हो जाएगा। सर हाँ बोलो। तो यहाँ पे अगर सल्फो के बजाय, यहाँ पे जो सल्फो है वहाँ पे अगर से ये होता ओइक एसिड, तो फिर से हम लोग कौन सी चेन चूज करते? कहाँ SO3H की जगह COO होता है? यस सर। अरे तब तो बहुत बढ़िया था, यहीं से चलते हो यहीं मोड़ जाते, मतलब फिर दोनों COOH को लेके चलते, क्योंकि दोनों रिप्लेस कर देते सर अगर। अच्छा, आप यहाँ पे COOH लाना चाह रहे हो और यहाँ पे SO3H, है ना, ये कह रहे हो? अच्छा, फिर तो देखो सीनियर तो COOH है, तो उसको लेके ही चलना पड़ेगा, है ना, और इधर से ही चेन स्टार्ट करते, अब फिर घूम उधर जाते जिधर आप देख लो कि इधर जाने में मुझे प्रीफिक्स मिलेगा, प्रीफिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, सफिक्स के सामने 2 कार्बन मिलेंगे, इधर जाने पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे और ऊपर से एक प्राइमरी सफिक्स मिल जाएगा, प्राइमरी सफिक्स की सीनियरिटी प्रीफिक्स से ज्यादा ही है, इसलिए भी इधर ही चले जाएगा, है, डबल बॉन्ड वाली चेन ले लो, ठीक है, तो वही सर अभी अगर हाँ सर बताओ। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर SO3H और COOH दोनों होता, सर तो इसका क्या लिखते, सर इसका एप्लीकेशन क्या होता? फिर से बोलो, पूरी बात नहीं समझ पाए मैं, क्या करूं? सर अगर मेन चेन में सर दोनों, अगर ये दोनों प्रिंसिपल ग्रुप होते, मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो उसका क्या नाम होता सर? अगर मेन चेन में SO3H भी होता और COOH भी होता सर, तो उसका नाम क्या होता? नहीं, मेन चेन तो हम लोगों के ऊपर है ना कि कौन से सिलेक्ट करनी है, सर मेन ये चेन जो तो लॉन्गेस्ट हम कार्बन चेन है, जैसे ये लॉन्गेस्ट कार्बन हाँ, चेन है, जैसे 6 जहाँ पे सर 6 कार्बन पड़ रहा है, सर उसकी जगह पे SO3H होता, सर यहाँ पे है ना, उसकी जगह पे सर उसका सब्स्टिट्यूएंट वो नहीं होता, बट वो मेन चेन में ही होता। तुम ऐसा करो, स्ट्रक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप कर दो, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी बात, ओके सर। सर मेन है चेन स्ट्रक्चर, सेलेक्ट करते, सर मेन चेन सेलेक्ट करते समय सर हम लोग एक ही फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं सर, जैसे कि हम लोगों ने COH ले लिया तो सर फिर SO3H नहीं लेंगे? ना 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 ना, ये तो गलती करना ही नहीं, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में एक ही हो सकता है ना, हाँ ये हो सकता है कि COOH 2 बार आता, जैसे जैसे मैं उस समय पूछ रहा था ना कि जैसे यहाँ भी COOH होता है, तो फिर हम लोग अब दोनों ही सेम सीनियर ग्रुप 2 बार आ गए, तो फिर ऐसी चेन ले लो कि दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाए, है ना, क्योंकि ये दोनों ही सेम सीनियर हैं, दोनों ही सेम ही ग्रुप है, लेकिन अगर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो उनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, और वो जो ज्यादा सीनियर होगा, जो इस लिस्ट में ऊपर बैठा होगा, उसे ही हमें लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है, मतलब राजा एक ही होता है, ये ध्यान रखना कि मेन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही रहेगा, अगर डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं 2 3 4 5 कितने भी आ रहे हैं, उसमें जो सबसे सीनियर होगा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, जो लिस्ट पड़ी है उसको हम लोग मेन चेन में ले लेंगे,
और उससे जो जितने जूनियर वाले होंगे वो सब प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। उनको नेम लिखते समय हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। जैसे ये वाला एक एग्जांपल ये भी समझ लो, इसमें चलो आप लोग ही बताओ। इसमें जैसे मैंने 3 फंक्शनल ग्रुप लगाए हुए हैं, एक SO3H है, एक OH है, एक कीटोन है। अब इसमें बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो SO3H SO3H SO3 है ना, क्योंकि अगर हम लोग लिस्ट देखें, हाँ, तो बस ये लिस्ट आप लोग बार बार देखते रहना तो ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। SO3H दूसरे नंबर पे आता है और OH आ रहा है 10वें नंबर पे, कीटोन 9वें नंबर पे। लेकिन इन तीनों में सबसे सीनियर तो SO3H ही है। इसलिए इस एग्जाम्पल में SO3H हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब हमारी अगर कोई पूछे कि भैया इसमें मेन चेन कौन सी है, तो हमें मेन चेन ये वाली लेनी पड़ेगी, SO3H वाली जो चेन। इधर से चलो आप, ये वाली मेन चेन। सर लेकिन SO3 सर SO3H कैसे मेंशन कर सकता है जब उसमें कार्बन ही नहीं है? हाँ, तो नंबर SO3H में SO3H के पास अपना कार्बन नहीं है, तो नंबर 1 हम लोग वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको दे देंगे ना, क्योंकि उसके पास अपना कार्बन नहीं है ना। अब देखो ये जैसे इसके पास अपना कार्बन नहीं है, तो नंबर 1 इसको मत दे देना, क्योंकि नंबरिंग हमेशा कार्बन को देनी होती है। तो नंबर 1 हम लोग इस कार्बन को दे देंगे जो SO3H से डायरेक्टली बॉन्ड करे, इसको नंबर 1 दे देंगे, है ना। यस सर। तो ये जिन फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन नहीं है उसमें नंबर 1 वो जिस कार्बन से कनेक्टेड होंगे उस वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। और इसमें SO3H कोई पूछे कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, OH और कीटोन ये दोनों ही कैसे बिहेव करेंगे यहाँ पे? प्रीफिक्स प्रीफिक्स की तरह, है ना। मतलब जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इनका नाम मुझे पहले लिखना पड़ेगा सब, क्योंकि प्रीफिक्स सबसे पहले लिखे जाते हैं, है ना। और इनके नाम भी कौन से लिखेंगे? प्रीफिक्स वाले लिखेंगे। जैसे OH का प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी, तो मुझे OH को हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा। कीटोन का तो ऑप्शन है, कीटो लिखो चाहे ऑक्सो लिखो, आपकी मर्जी है ना। और फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे, और इसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड करके लिखेंगे, है ना। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस यस सर। तो इसका जो लिख देता हूँ नाम, इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, वही H पहले आ रहा है। अच्छा, इसको आप कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो, वो दोनों ही सही हैं, है ना। या ऑब्जेक्टिव में जो लिखा हो वही मान लेना आप लोग सही। 4 ऑक्सो लिख दिया जैसे, और 6 कार्बन की चेन है और कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो हेक्स, 5 इन और 1 सल्फोनिक एसिड। SO3H का सफिक्स नेम लिखना। सर हाँ, डबल बताओ। बॉन्ड की जगह पे COH होता तो सर फिर 6 नंबर पे। फिर तो COH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। फिर तो COOH ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, और फिर मुझे नंबरिंग भी फिर उधर से करनी पड़ती, ये लेफ्ट साइड से, सल्फोनिक है ना। एसिड का प्रीफिक्स हम लोग ट्रीट करते हैं। और फिर हाँ, SO3H को मुझे प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना, ये जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में किया है वैसे करना पड़ता है। सल्फो बोलना पड़ता है उसको, वो पहले बोलना पड़ता है, वर्ड रूट से पहले लिखना पड़ता है उसका नाम, है ना। तो ये अब जैसे अभी तो बहुत काफी टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस सर मैंने करेंगे, सेंड कर दिया। है ना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जितने भी टिपिकल से टिपिकल केस, सारे केस हम लोग करेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप में। तो आज आपको अभी ऐसा करता हूँ, मैं एक वर्कशीट भेजूंगा, वो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, है ना। अच्छा देखो, आप ये चलो मैं बता देता हूँ, बाकी आज का होमवर्क आप लोग
चलो मैं भेज दूंगा आप लोग को, ग्रुप में भेज दूंगा होमवर्क, ठीक है। एक ये क्वेश्चन एक बच्चे ने अभी पूछा है, तो ये चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने Cl लगा दिया है। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड आपने लगाया ये गलत लगा दिया है, क्योंकि देखो आपने ये स्ट्रक्चर मुझे भेजा है, तो SO3H की एक ही वैलेंसी खाली होती है और आपने उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है, वो तो फिर कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। SO3H एक ही बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड नहीं बना सकता है। आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। अब जैसे इसमें आप देखो तो सबसे सीनियर ग्रुप, पहले आप सरसरी निगाह से देख लिया करो कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसमें आप सरसरी निगाह से मतलब जल्दी में देख लो कि अरे इसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप दूर से पहचानने आ जाते हैं, ये 12 फंक्शनल ग्रुप इतने ज्यादा नहीं कि आप पहचान ना पाओ, तो ये है, ये 2 है। अब इसमें सीनियर कौन है, तो अरे भैया इससे सीनियर, ये तो सबसे ही सीनियर है ना, CWH। ठीक है, तो ये इसको हम लोग मेन चेन में ले लेंगे और इसको लेते हुए ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहीं पे रुक जाना, यहीं पे रुक जाना, क्योंकि SO3H के पास अपना कार्बन नहीं है ना। चेन जो लेते हैं वो कार्बन की चेन लेते हैं, तो 1, अच्छा नंबरिंग भी उधर से कर देंगे सीनियर ग्रुप की तरफ से। अब इसमें देखो क्लोरो और SO3H ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्रीफिक्स हो जाएंगे। अब प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, तो इनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, है ना। क्लोरो का C पहले आएगा, सल्फो का S बाद में आएगा, तो क्लोरो को पहले लिख देंगे, 5 क्लोरो और 7 सल्फो, है ना। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, डबल बॉन्ड 6 पे है तो 6 इन और 1 वीक, है ना। 1 हटाना तो हटा भी लो कि क्या 1 अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। है ना, तो चलो अच्छा, मैं कुछ स्ट्रक्चर बना के इसमें अभी दे भी दूंगा आप लोगों को, थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, आप लोग ट्राई भी करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाँ ये काम करिएगा, कोशिश करिएगा इसको 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये अगर आपको ये लिस्ट याद है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, मतलब फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के नेम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत यही आएगी कि आप अगर इनके नाम भूल गए, कि मान लो कहीं CONH2 आ गया और आपको उसका प्रीफिक्स नेम लिखना है, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि यार इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, तो दिक्कत आती है, तो बस यही आती है कि बच्चे नाम भूल जाते हैं, है ना। तो अभी आप लोग 4-5 बार इसको रिवाइज करो, कोशिश करो कि 2-3 बार बिना देख के खुद भी लिख डालो, है ना। यही लिस्ट ऑर्डर आप खुद भी लिखो 1-2 बार, तो आपको याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन धड़ाधड़ होंगे आपसे। फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि रूल लगभग आप सब पढ़ चुके हो। अभी कुछ रूल आएंगे भी तो वो 2 ही 3 रूल आएंगे मैक्सिमम, उसके बाद रूल ही नहीं आएंगे, खत्म, मतलब IUPAC में अब रूल मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो चलो फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर मैं भी ठीक है, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।